अस्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरी पिछली वीडियोज़ आप लोगों ने पसंद की, ये भी पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे लाजमी कमेंट्स देंगे, जिससे मेरी दिलजोई भी होती है और मुझे अपनी वीडियोज़ को मज़ीद अपग्रेड करने में मदद भी मिलती है। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स दें। जनाब, आज फिर मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी, यानी ये तहरीर भेजी है, कमाल की तहरीर है। यानी मैं एक हदीस शरीफ से आगाज़ करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ज़माना आएगा कि लोग जो है ना बस पैसा कमाने की करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि पैसा कैसे आ रहा है, हराम या हलाल, बस आना चाहिए। ये हदीस शरीफ है, ये इसका मफहूम है, कह लें थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मतलब यही है। और आज एग्जैक्ट वही दौर है, बिल्कुल वही दौर है। आजकल मेरा हाल है 99 का 100% लोग जो है ना वो उनका कहते हैं बस पैसा आए सी घर में, जैसे भी आए, हराम आए हलाल आए, उन्हें वो कोई नहीं दे। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है वो इस तहरीर से आप ज़रा चेक कर लें। बड़ी मुफीद तहरीर, बड़ी ही एक सबक आमोज़ तहरीर, और उम्मीद है कि एक बंदा भी इस तहरीर से सबक हासिल कर लिया तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हल हो जाएगा। ये लिखा है जी, मुझे दोस्त ने जो भेजा है। एडवोकेट सरफराज चीमा पेशे के लिहाज से वकील था। मलकवाल और मंडी बहाउद्दीन की अदालतों में लोगों की पहली तरजीह वो ही होता था। ये मलकवाल और मंडी बहाउद्दीन वाले लोग इसे जानते होंगे क्योंकि बड़ा मशहूर, मारूफ और नामवर वकील था। फीस लाखों में लेता और कत्ल उम्दा के मुलजमों ही को नहीं बल्कि मुजरमों को बरी करवा लिया करता था। फिर वक्त बदलता है, उसकी उम्र ढल जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है, आंखों की बीनाई इस हद तक कम पड़ जाती है कि सामने खड़ी अपनी सगी बेटी तक को नहीं पहचान सकता। सारा रुपया पैसा औलाद बांट लेती है। बेटे अपनी बीवियों बच्चों को लेकर यूरोप सेट हो जाते हैं, जबकि बेटी की शादी किसी जागीरदार घराने में हो जाती है। एडवोकेट सरफराज चीमा साहब घर में अकेले रह जाते हैं। औलाद चूँकि मजलूमों की धोखे से हथियाई गई दौलत पर पली बड़ी या जालिमों के जुल्म छुपाने के लिए दी गई दौलत पर जवान हुई होती है, लिहाजा इसमें मुनव्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बाप को साथ रखने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था। फिर मुतफ़िका फ़ैसला होता है कि वालिद साहब के लिए 24 घंटे का मुलाजम और एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया जाए। जालिमों के लिए ढाल बनकर मजलूमों को इंसाफ की तहलील से खाली हाथ वापस मोड़ देने वाला एडवोकेट सरफराज चीमा यूँ मुलाजमीन के सहारे पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। पिछले दिनों इनका बड़ा बेटा बीवी बच्चों के हमरा अपनी साली की शादी पर पाकिस्तान हुआ था। रिश्तेदारों ने उसको शर्मिंदा करके अपने वालिद साहब को मिलने पर मजबूर कर दिया। वह अपने बीवी बच्चों के हमरा अपने बाप को मिलने उसके घर चला आया। जिस वक्त वकील साहब का बेटा अपने बाप को मिलने आया, उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। इनके बाप के कमरे से शदीद बदबू आ रही थी, क्योंकि कई बार रात को उठकर टॉयलेट नहीं जा पाते थे। मुलाजमीन को आवाज़ देते तो वो सुनी अनसुनी कर देते और यूँ पेशाब बिस्तर पर ही निकल जाता था। बिस्तर धोना तो दूर के बाद मुलाजमीन बिस्तर बदलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यूँ चीमा साहब इस बदबूदार गीले बिस्तर पर पड़े ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। जब इनका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो नाक पर रुमाल रखकर बिना बाप को मिले ही वापस मुड़ गया। मैं हैरत से यह सारा मंजर देख रहा था। चूँकि सरफराज चीमा साहब को नज़र नहीं आता था, लिहाजा उनका बेटा बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को समझा बुझाकर कमरे के अंदर दाखिल किया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर बाप को सलाम किया और अपनी जगह पर मुलाजम को आगे बढ़ा दिया। मुलाजम ने जाकर बूढ़े वकील को गले लगा लिया और बूढ़ा बेचारा नौकर को ही अपना बेटा समझकर चूमता रहा। बाद अज़ाम बीवी बच्चों की बारी आई तो ऐसे ही बीवी बच्चे दहलीज में खड़े रहे और मुलाजमा और उसके बच्चे वकील साहब की बहू और पोते पोतियां बनकर उनको मिलते रहे। वकील साहब इन्हें अपना खून समझकर दुआएं देते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वकील का बेटा बहू बच्चे घर में रुके और फिर निकल गए। ना उन्होंने जाते हुए बाप को अलविदाई नज़र
देखा और ना ही कोई बात की। बाप को कोई चीज़ भी नहीं दी। मैं हैरत से बैठा ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि कल कलाम को जब ये शख्स अपने बाप की जगह पर होगा तो इसके बच्चे उसके साथ क्या रवैया अपनाएंगे। चाहने के बावजूद भी मैं सरफराज चीमा साहब को हकीकत न बता सका, और जिन लोगों को वो बहू बेटा और पोते पोतियाँ समझ कर मिल रहे थे वो दर हकीकत उनके घर के मुलाजमीन थे। उनके बेटे ने तो बाप के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझा। बेटे के इस तरह का रवैया अपनाने में किसी और का नहीं, बिलाशुबा वकील साहब का अपना ही हाथ था। खैर, मैं थोड़ी देर वकील साहब के पास बैठा, उनकी बीमार पुरसी की और फिर बोझल दिल के साथ वहाँ से चला आया। मगर ये वाक़या मुझे बहुत कुछ समझा गया। मुझे सबसे पहली चीज़ ये समझ आई कि माल औलाद आजमाइश और फितना कैसे बनते हैं। दूसरी चीज़ ये समझ आई कि पेशा कोई भी अपनाओ मगर कभी जालिम के साथ खड़े ना हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह समझ आई कि अपनी औलाद को रिश्तों से मोहब्बत और दूसरों का एहतराम करना ज़रूर सिखाओ। इनके दिल में कभी दौलत और ओहदे का लालच पैदा ना करो। यकीनन ये तीनों काम वकील साहब नहीं कर सके, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस सच्चे वाक़या को पढ़ने वाले लोग ज़रूर इन हक़ाइक़ का ख्याल कर लें कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये है जी आज का वाक़या, और इसमें कोई एक रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। जो सिर्फ़ दौलत कमाते हैं, जैसे भी हो, हलाल हो हराम हो, उनका एंड यही होता है। बच्चों की परवरिश नहीं करते, और बच्चों की परवरिश के साथ साथ बच्चों को हलाल दौलत ज़रूर खिलानी चाहिए। जो हलाल दौलत नहीं खाएंगे, वो एक मुहावरा है ना कि हराम दौलत खाने वाले बच्चे बेशक वो हलाली होते हैं, लेकिन वो उनके बारे में हरामी कह दिया, वो हरामी पलते हैं। तो खुदारा बात ये है, आजकल का दौर यही चल रहा है कि हराम आए हलाल आए, बस घर में जो है ना अपना दौलत आनी चाहिए, घर में आसाइशें आनी चाहिए। और किन के लिए जी? बच्चों के लिए। एक तकिया कलाम उमूमन सुना होगा आप लोगों ने भी कि जनाब ये सब कुछ किन के लिए कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक खजल ख्वार किन लोगों के लिए हो रहा हूँ? इन बच्चों के लिए हो रहा हूँ, वरना मेरे लिए तो एक टाइम की रोटी बहुत है, मेरे लिए तो आसाइशें ज़रूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन वो जिन बच्चों के लिए कर रहा है, हराम कमा रहा है, ये नहीं पता कि वो फिर हराम खा कर हरामी बन जाएंगे, और फिर एंड का उसका ये एडवोकेट साहब की तरह का ही होगा। इस तरह के और कई वाक़यात मेरे भी इल्म में हैं, आपके इल्म में भी होंगे, और उसका असल सबब यही है कि आजकल हम असल डगर से हट गए हैं। जो हमें हलाल खाने के लिए कहा गया है, हलाल कमाने के लिए कहा गया है, और बच्चों को हिलाल खिलाने के लिए कहा गया, वो हम नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं एक दूसरे आजकल हम रेस में लगे हुए हैं। इसमें मुझे अशफाक साहब का मुकालमा याद आ गया। अशफाक साहब टीवी पे ऑन रहे थे, बहुत पुरानी बात है, मेरा शायद 80 की दहाई की ये बात है। उन्होंने किसी ने जिक्र कर दिया कि जी आज के वो, क्योंकि लाहौर में जमे पले बड़े और यही दफन है, कि जी आज के वक्त की और पुराने वक्तों की आप यानी अगर मुआवजा करें तो कैसे महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत ही प्यारे जुमले के, उन्होंने कहा जी आज के वक्त के और पुराने वक्त के दौर का आप करेंगे, मुआवजा करेंगे तो ये है, आज से कोई यानी 60 की दहाई ले लें कि मार रोड पे जो है ना कोई कार या कोई गाड़ी कोई घंटों बाद गुजरती थी। ज़्यादा लोग पैदल होते थे या साइकिल होती थी उनके पास। तो कहते वो गाड़ी देखे, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम थी, इसलिए सबको पता था ये फलाने मलक साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब की गाड़ी, और देख के तालियाँ बजाते थे, खुश होते थे। वो हसद नहीं करते थे कि ये फलाने मलक साहब जा रहे हैं, फलाने चौधरी साहब जा रहे हैं। और कहता आज का दौर ये है कि उन्होंने यही अपना, उस वक्त गुलबर्ग होता था, डिफेंस तो नहीं होता था 80 में। कहता है ये आजकल डिफेंस चले जाएं, मॉडल टाउन चले जाएं, पोश एरिया में, तो अगर घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं ना, साथ वाला पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके एक गाड़ी ले आया ना, तो उसकी बीवी ने उसके नाक में दम कर देना है कि देखे जी वो नई गाड़ी ले आया, तुसी तुहाडे कोल इन्ना नहीं हो सकता कि नवी गड्डी ले आओ। यानी उसने इतना तंग करना है को जैसे तैसे करके मार धाड़ करके उसने नई गाड़ी को ला के पोर्च में खड़ी कर देनी है। ये है कहता आज का दौर। आज का दौर है नफसा नफसी का, आज का दौर है आगे निकलने का, मैं आगे निकल जाऊं।
मेरा नाम फलाने चौधरी के साहब चौधरी के पास, फलाने मलक के पास बहुत पैसा है, फलाने चौधरी के साहब इतने मिली हैं, इतने फैक्ट्री हैं, इतने बंगले हैं, जैसे आजकल चल रहा है। देख लें सियासतदान, देख लें, बहुत इंतहाई माज के साथ इसमें इस दौर में अब हमारे बड़े अदारे भी शामिल हो गए हैं, जिसमें अगर हम मुआवजा करें, सब का एहतसाब करें, तो वो फिर देखें एहतसाब का सब होना चाहिए। मैं भी इस हक़ में हूँ और अक्सरियत इस हक़ में है, लेकिन कुछ अदारों ने अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा रखा हुआ है, जैसे हमारी फ़ौज है, हमारे जुडिशरी है। सिर्फ सियासतदानों का हिसाब क्यों, ये तो फिर उनके साथ भी जाती है, उन्हें भी छोड़ देना चाहिए, वो भी मारदार करें। यानी एक सिर्फ केस निकला था ये एडमिरल मंसूर का, ये मुशर्रफ दौर में, तो आप दोस्तों के सौदे में उसने कोई करोड़ों डॉलर उसने कमाए और बहुत जायदाद कमाई, और फिर उन्होंने NRO दिया साहब को, तो उसे भी दिया जी, वो 75 करोड़ के 75 लाख डॉलर दे के जान छुड़ा के, क्योंकि वो पहली बार थे अमेरिका थे, बाहर निकल गए। और फिर जुल्म में था इस मुल्क के बाद में, जब ये सियासतदानों की हुकूमत सो कॉल्ड जमहूरियत आई, उन्होंने सौदेबाजी अपना मिस्टर 10% जरदारी साहब से की, और दोबारा वो मुलाजमत में बहाल होके यहाँ से रिटायर होके गए, अब वो पेंशन भी ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये दुनिया में पहला मुल्क है कि उसने, और पिछले सारे अपने तरक्कियाँ, अपने पैसे वो भी ले लिए, जो जरदारी साहब थे, लाजमी उन्होंने उसे कुछ पैसे लगा दिए होंगे। उसने कहा जा भाई तुम ही खा, मैं भी खाना, अवाम तो फुद्दू है, इन्होंने कौन सा हमसे हिसाब लेना है। और जैसे हो रहा है यहाँ सबको पता है, जैसे हमारे साथ हो रहा है, हम किसी को नहीं पूछते, जो मर्जी करें, बस एक छोटा सा जुमला जो ओ जी साढ़े कुछ कहने नाल या करने नाल की हो जाना, नहीं, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ खुदारा। जैसे अब कल मैं एक छोटी सी इससे देख ले हमारे साथ जुल्म क्या होगा कि बिलावल साहब किसी मीटिंग में थे, उसके जूते बताए जा रहे हैं। अब ये मीडिया का है, मुझे नहीं पता मीडिया का, और मीडिया पे बात आजकल निकल ही जाती है कि जनाब उसने जूते 8 लाख रुपए के पहने हुए थे, इस गरीब मुल्क का एक वज़ीर ख़ारजा, गरीब, जहाँ 2 वक्त की रोटी गरीबों को मैसर नहीं होती, जहाँ बदन पे कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूते नहीं हैं, और फिर उस पार्टी का जिसका नारा ये था रोटी कपड़ा और मकान, और फिर उन्हीं का एक योम तासीस था मेरा ख्याल है, वो भी फुटेज मौजूद है। तो एक बंदा आया आगे मिलने के लिए, तो उसे वो लतारा लो तारा, पहले उसके कपड़े फाड़े, बिल्कुल नंगा कर दिया, अलग नंगा कर दिया। अब पूरी वो नंगा बैठा हुआ वीडियो के सामने, तो लिखने वाले ने क्या खूब लिखा था कि कपड़े तो इसके जिस्म पे थे, ये रोटी मांगने आया था, ये कपड़ों से भी महरूम कर दिया गया, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान नारा है ना पीपल पार्टी का, और ना वो असल नारा वो सही है। वो कहते हैं हम ना किसी के पास रोटी रहने देंगे, ना कपड़े रहने देंगे, ना मकान रहने देंगे। और मिस्टर 10% माशाल्लाह पता ही है, फिर कब्र में टांगे हैं, लेकिन अभी भी भाई वक्त है, अभी भी माफ़ी तलाफ़ी कर लो, जितनी लूटी दौलत गवर्नमेंट के हवाले कर दो, जान छूट जाएगी माफ़ी तलाफ़ी से, क्योंकि नज़ा के आलम से पहले तो कहा गया ना, बल्कि जितने चोर डाकू हैं, मैं मियाँ साहब को कह रहा हूँ, मिस्टर 10% को कह रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब को भी कह रहा हूँ, मैं फौजियों को भी कह रहा हूँ, मैं जर्नैलों को भी कह रहा हूँ, जिन्होंने लूटा है वो दौलत वापस कर लें, क्योंकि एक पल का अगले लम्हे का हिसाब नहीं है कि हमें सांस आना कि नहीं आना। अगर नज़ा का आलम आ गया तो फिर सारे दरवाजे जो है ना वो बंद हो जाएंगे माफ़ी तलाफ़ी के, फिर तो हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। और वहाँ ना रिश्वत चलती है, ना सिफारिश चलती है, ना वहाँ डेजिग्नेशन चलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये चीफ जस्टिस है, ये सदर है, ये बड़ा ब्यूरोक्रेट है। वहाँ तो देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसीलिए सिर्फ 2 कपड़े वो भी ऊपर लपेटे जाते हैं, एक किस्म का बंदा नंग धड़ंगी जाता है। और फिर क्या सिकंदर ने कहा था कि मेरे कफन से हाथ बाहर निकाल दो, को लोगों को पता लगे कि 3 बड़े आज़म पे हुकूमत करने वाला खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। ये है हमारी असल हकीकत, ये है असल हमारी कहानी। तो खुदारा हलाल कमाइए, बच्चों को हलाल खवाइए, आधी रोटी खवा दिए, लेकिन असल में साथ उनकी तरबियत करिए। बड़ी अच्छी वर्डिंग
फेसबुक पे ही देखिए, आप फेसबुक को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो उलमा है उन्होंने कहा हर दौर में एक फ़ितना होता है जिससे बुराई जन्म लेती है। आजकल की दौर का फ़ितना फेसबुक है, लेकिन मैं कहता हूँ हर दौर में फ़ितना इंसान ही रहा है, हर दौर में फ़ितना इंसान ही रहा है। मुझे बाहर मैं जब सऊदीया में था, ये फेसबुक हो जी, इसमें लोग गंदियाँ फिल्में ये देखती हैं, मेरी वहाँ 24 घंटे फेसबुक ओपन नहीं रहती थी। मैंने उससे चैलेंज करके कहा, मैंने कहा जनाब आप मेरा कंप्यूटर खोलें, सबसे खोलने से पहले सामने फेसबुक आ जाएगी, देखें उसमें सवाए उलमा की तकरीरों के आपको और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उलमा की तकरीरें सुनता हूँ। तो उसमें आप एक उलमा की तकरीर सुनेंगे, वह 10 और साथ ऐड कर देंगे। यूट्यूब पर यही होता है, फेसबुक पे भी यही होता है। आपका रुझान जिस तरफ होगा फेसबुक वही आपको मवाद मुहैया करेगा। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत कलमात कहे कि आजकल जो है ना, अपना ये लोग नहीं सोचते कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस कमाई आने चाहिए। हमारे एक दोस्त बहुत खूबसूरत वर्डिंग बोल रहे थे, आजकल देखिए इससे दुआएं भी क्यों नहीं कबूल होती। कहता है जी वो चौधरी साहब, मलक साहब या मियाँ साहब रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के दुआ मांगते कि या अल्लाह इस घर में खैर बरकत हो, लेकिन उसे ये नहीं पता ये कालीन जो है ना रिश्वत की कमाई का, तो उस घर में कैसे खैर बरकत होगी? हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। 100 गाल आसाइशी होगी, लेकिन उन्हें देख लें 100 किस्म की बीमारियाँ होंगी, टेंशनें होंगी, 100 किस्म के मसले मसाइल होंगे, बिखेड़े में पड़े होंगे। मैं आगे एक वीडियो भी मैंने कहा कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और मेरे वालिदा ने मुझे सिखाया कि बेटा हलाल खाना। के पिटसेल में स्टेनोग्राफर था मैं, मेरे साथ वाले अभी भी मैं दिखा सकता हूँ कि डिफेंस में एक कनाल के बंगले में रह रहे हैं, और ये 3 मरले का घर मैंने अपना आबाई मकान बेचा, सब भाइयों ने, उसमें जो हिस्सा मिला उससे बनाया। ज़मीन पहले मैंने किस्तों पे ली थी। तो वो अपना यानी ठीक ठाक कमाते हैं। तो आजकल ये है कि कोई नहीं देखता। आज एक चपड़ासी भी किसी अच्छी जगह लगा हुआ है ना, वो हज़ारों शाम को कमा के घर आता है। हमारे उधर एक कस्टम में हमारे हमसाए हैं, दोस्त हैं, वो कहते थे जिस दिन 1 लाख की दिहाड़ी ना लगे मुझे चैन ही नहीं आता था। वो भी है। अब उसने 10 मरले का मकान, और उसकी मैंने स्लिप देखी थी रिटायरमेंट वक्त उसकी 14,000 कुछ सैलरी थी, सिर्फ 14,000 स्लिप मैंने खुद देखी थी रिटायरमेंट, क्योंकि मैं उसके साथ ही आता जाता सारा। तो लेकिन उसके पूछने वाला कोई नहीं है। अब सामने 10 मरले का मकान डबल स्टोरी कहाँ से खड़ा कर लिया, कैसे खड़ा किया? दूसरे मुल्क मॉनिटरिंग करते हैं, दूसरे मुल्क चेक करते हैं, यहाँ चेकिंग कोई नहीं है। यहाँ चेक करते भी हैं तो रिश्वत कमाने के लिए कि इससे हम कुछ हथियार लें, बाकी ये जो मर्ज़ी करें। कहाँ ये सो कॉल्ड हुआ, सब का ट्रायल हुए, मियाँ साहब का, जरदारी साहब का पैसे निकले? नहीं निकले, क्योंकि सब मिली वक्त है, कुछ भी ना निकलेगा इनसे। सब आज़ाद घूम फिर रहे हैं। अगर अदालत 4 दिन जेल में भी चले गए तो उन्हें जो 1 क्लास में मिलता है, कमरा मिलता है, उसमें हाथ सहूलतें होती हैं, हाथा के नौकर भी होते हैं, मर्ज़ी के खाने आते हैं उनके लिए। हमारी बाहर की ज़िंदगी से उनकी अंदर की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो खुदारा इस मुताल्लिक़ सोचें अपने मुल्क के लिए। ये ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि मैं आगे का ख्वाब खरगोश में मैं नहीं रहता। अगर ऐसा ही रहा फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर ये ता क़यामत, आप कह रहे हैं जी ता क़यामत रहेगा, मुल्क ज़रूर रहेगा, लेकिन मुमकिन है इस पे हुकूमत कोई और कर रहे हो, कोई और से आप मतलब समझ गए होंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दीजिएगा। एक नई वीडियोस के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।